हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई शेडू टाइम। पिछले लेक्चर्स में हमने कई सारे टॉपिक्स किए। फिज़िक्स के हमने मोशन कंप्लीट कर लिया है। टुडे अब मोशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स में क्लास 9 में, दैट इज़ एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉज दिए न्यूटन ने, तीनों का टोटल जो कंबाइन कहते हैं उसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। तो बेसिकली एनसीईआरटी ने भी, सीबीएसई ने भी अच्छे खासे मार्क्स अलॉट कर रखे हैं। इवन एग्जाम्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को हम एक बार देख लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू सी द कंप्लीट चैप्टर व्हाट इज एक्चुअली एनएलएम। एनएलएम है क्या? वी आर गोइंग टू कवर द क्लास 9 सिलेबस एंड द 11th लेवल ऑल्सो, क्योंकि एनएलएम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वही 11th वाले क्वेश्चन में भी लगते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, कैसे क्वेश्चंस को प्रोसीड किया जाए, देन यू आर इवन गोइंग टू सॉल्व द क्लास 11th क्वेश्चन ईजिली। बेसिकली क्लास 9th का जो चैप्टर्स रहते हैं वो क्लास 11th से मैच करते हैं, और क्लास 10th के जो चैप्टर्स रहते हैं वो क्लास 12 से मैच करते हैं। जो लेवल हम करने वाले हैं वो अभी 9th एंड 11th कंबाइन करने वाले हैं, क्योंकि एनएलएम 11th में भी है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एनएलएम। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से बेनिफिट कर पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एनएलएम। बेसिकली सबसे पहले तो समझते हैं लॉज ऑफ मोशन किस लिए बने थे। मोशन है, किसी भी बॉडी में मोशन है। मोशन तो हमने जान लिया पिछले लेक्चर्स में। हमने काइनेमेटिक्स पूरा ख़त्म कर दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने काइनेमेटिक्स के, 11th लेवल तक के किए थे। मोशन तो हमें पता है क्या होता है। तो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो कैसे एक्ट करेगा। सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि मोशन क्या होता है। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा मोशन क्या होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज। तब आप कहोगे फोर्स, किसी भी चीज़ पे धक्का लगा दिए मोशन में चला गया, है ना। किसी भी चीज़ को खींच दिए मोशन में चला गया, राइट। मोशन का हमने डेफिनेशन भी देखा था, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ सर्टेन स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑब्जेक्ट, है ना। तो किसी भी चीज़ को खींचेंगे या पुश करेंगे तो भी उसका जो रेस्ट से उसका कुछ पोजीशन इधर उधर होगा। सो बेसिकली दैट ऑब्जेक्ट हैज़ बीन सेट इन मोशन। तो बेसिकली हमने कुछ उस पर कुछ फोर्स लगाया, या तो हमने पुश किया या तो पुल किया या तो हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कुछ भी किया। एनीथिंग वॉट एवर इज इन मोशन इज एक्चुअली कॉज्ड बाय सर्टेन फिनोमेना कहो या सर्टेन ह्यूमन इंटरवेंशन कहो या एनी नेचुरल इंटरवेंशन। तो वो जो इंटरवेंशन है वो क्यों कॉज होता है मोशन, दैट इज बीइंग स्टडीड इन दिस चैप्टर। अब न्यूटन कौन थे? तो न्यूटन वो इंसान थे जिन्होंने कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स हर एक चीज़ में ही टांग अड़ा दी, और फिजिक्स के तो हर एक कॉन्सेप्ट में ही उसने कुछ ना कुछ कह दिया। तो हर फिजिक्स के इनफैक्ट हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है न्यूटन का। तो ये कुछ लेजेंडरी साइंटिस्ट थे, हर एक चैप्टर में ही इन्होंने टांग अड़ा दी, हर एक चैप्टर में ही कुछ ना कुछ कह गए, हर एक चैप्टर में इनका नाम है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। आधी फिजिक्स तो न्यूटोनियन फिजिक्स कहलाती है। हाँ, फिजिक्स का एक ब्रांच है न्यूटोनियन फिजिक्स। उसमें मोशन, इट्स कॉज, इट्स फिनोमेना, इट्स कंसिक्वेंसेस, इट्स इंटरवेंशन, व्हाटएवर, पूरा का पूरा मोशन से रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो सारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आता है, टोटल चीज़। आधी से ज़्यादा किताब तो न्यूटन ने ही छाप दी है आज की। तो अब हमें तो पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ लॉज ऑफ मोशन। आखिर है क्या? सबसे पहले मैंने अभी जस्ट बताया कि मोशन क्यों कॉज होता है। तो कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स अप्लाइड, इज फोर्स, राइट। अभी जैसे कार है, रेस्ट पे है, मैंने इसे धक्का दिया, क्या होगा? मोशन शुरू हो जाएगा, राइट। तो मोशन शुरू हो जाएगा तो फिर मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सो लाइकवाइज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एनएलएम कहते हैं शॉर्ट में चैप्टर में। तो कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। अब फोर्स है क्या?
व्हाट इज फोर्स? हमने 8th में इसका डेफिनेशन पढ़ा था, पुश और पुल ऑफ एन ऑन एन ऑब्जेक्ट, राइट? पुश और पुल विच कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज फोर्स। ठीक है, ये तो हमने 8th में ही पढ़ लिया था। अब थोड़ा डीप घुसते हैं, फोर्स है क्या ये तो समझिए। कितने टाइप का होता है फोर्स? क्वेश्चन, राइट? तो फोर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मस्कुलर फोर्स, तो क्या होता है मस्कुलर फोर्स? मसल्स जो फोर्स एक्सर्ट करता है, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या आप यहाँ खड़े होकर के उस ऑब्जेक्ट को हिला सकते हो क्या? आप यहाँ खड़े हो, ऑब्जेक्ट यहाँ है, क्या आप ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको हिला सकते हो क्या? नहीं, आपको वहां जाना होगा, आपको उस पर फोर्स लगाना होगा, उसको टच करके फिर उस पर फोर्स लगाना होगा, उसके कांटेक्ट में आकर फोर्स लगाना होगा, तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सो कांटेक्ट फोर्स, फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स। और भी बहुत सारे कांटेक्ट फोर्स हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये क्या चीज है, ये भी हमने पढ़ रखा है 8th में। जैसे अगर मैं कहूँ ये एक सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे कुछ F फोर्स इधर से किसी इंसान ने लगाया, तो अब ऐसा हम देखते हैं कि अगर हम कोई भारी चीज को मूव करना चाहें, दीवार को मूव करना चाहें, हालांकि दीवार नहीं में किसी भारी, जैसे अलमीरा है, कोई बड़ा सा ट्रंक है, उसे हम मूव करना चाहें, ट्रैक्टर को हम हाथों से मूव करना चाहें, होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हम फोर्स तो बहुत लगा रहे हैं और ट्रैक्टर मूव नहीं कर रहा। अब आप सोचिए ऐसे कैसे हो सकता है, फोर्स लगा भी रहे हैं। सर ने हमें बताया कि फोर्स कॉजेज मोशन, फोर्स अगर लग रहा है तो कुछ ना कुछ मोशन होगा, अब यहाँ तो मोशन ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इस पे कुछ अपोजिंग फोर्स लग रहा हो, F डैश, राइट? कुछ अपोजिंग फोर्स लग रहा हो जो कि इस फोर्स को कैंसिल कर दे। हो सकता है ना कि इस फोर्स को कैंसिल कर दे तो नेट फोर्स 0 हो जाए, तो नेट एक्सलेरेशन 0 हो जाए, या नेट मूवमेंट 0 हो जाए, है ना? हो सकता है। अब यही जो फोर्स है, अब इधर से तो कोई हवा या हाथी तो हमने रखा नहीं है कि उधर से हाथी फोर्स लगा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फोर्स लग कैसे रहा है? अब लग तो इसी डायरेक्शन में रहा है, ये हमें पता है, लेकिन कहाँ से? यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो एक्चुअली में वो फोर्स लगता है जमीन से, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या चीज है? ये वो चीज है जो कि इंटर पार्टिकुलेट स्ट्रक्चर के कारण, जो बेसिकली होता क्या है कि पार्टिकल्स आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, तो अब उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए जो फोर्स नीडेड है, दैट फोर्स, जो भी बेसिकली इंटरलॉक अगर है, अगर पार्टिकल्स इंटरलॉक है, तो आप चाहोगे इन्हें मूव करना, तो कुछ हद तक तो ये भी तो अपना अपोजिंग फोर्स दिखाएंगे ना इधर। अगर आप चाह रहे हो ऊपर वाली चीज को एकदम ढकेल रहे हो, अब पार्टिकल्स है इंटरलॉक, तो कुछ ना कुछ तो अपोजिंग फोर्स लगेगा, तो वही अपोजिंग फोर्स कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स मतलब इंटरलॉकिंग मतलब कॉन्टैक्ट, समझ गए? सो फ्रिक्शनल फोर्स भी समझ आ गया हमें। कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स का भी एग्जांपल हमने देख लिया। एक और देखते हैं, जैसे टेंशन, बहुत ज्यादा, है ना? एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन है, इसीलिए तो मैं हूं आपके पास, एग्जाम का टेंशन हटाने के लिए। बेसिकली होता क्या है टेंशन? टेंशन क्या होता है? कोई लेट्स से सीलिंग है, सीलिंग पे हमने एक पेंडुलम लटका दिया। पेंडुलम तो समझते हैं क्या होता है पेंडुलम? ये उसका बॉब है, राइट? मेटल पीस धागे से लटका दिया, उसे पेंडुलम कहते हैं, और कुछ नहीं। और ये जो मेटल पीस है गोला सा, इट इज कॉल्ड बॉब। अब क्या हो रहा है? बॉब कुछ ना कुछ, इसका जो अगर मेटल है तो भाई वेट तो होगा,
वेट है, वेट लग रहा है नीचे, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, वेट नीचे लग रहा है। अब वेट भी क्या है, फोर्स है। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट टू पुल इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, है ना, ये वेट का डेफिनेशन है। तो इसका भी कुछ वेट लग रहा है, राइट, वेट है कुछ फोर्स। अब अगर फोर्स नीचे लग रहा है तो अगेन एक्सलेशन होना चाहिए नीचे की तरफ, पर हो क्या रहा है, ये स्ट्रिंग तो इसको ऊपर बांधे रखा है। अब ये कैसे सर, फिर से वही बात हो गई फ्रिक्शन वाली, फोर्स लगा रहे हैं मूवमेंट जीरो, इधर भी फोर्स लग रहा है मूवमेंट जीरो, फोर्स तो लग रहा है लेकिन मूवमेंट जीरो है, फोर्स तो पूरा उसका वेट नीचे ही लग रहा है लेकिन मूवमेंट जीरो, इसका मतलब क्या है, कुछ उसको वेट के बराबर ऊपर खींच रहा है, राइट, समझ रहे हैं ना। सो दैट फोर्स दैट इज कॉल्ड टेंशन। स्ट्रिंग में जो फोर्स जनरेट होता है ड्यू टू इट बीइंग स्ट्रेच्ड, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन, ठीक है। हालांकि हम क्वेश्चंस में 9th के लेवल पे 11th के लेवल पे हम क्वेश्चंस में ऐसा मान के चलते हैं कि बॉब हैज सम वेट। अगर मैं इस एग्जांपल में कहूँ बॉब का तो वेट होगा, लेकिन उसका साइज बिल्कुल पॉइंट साइज हो, वेट हो, स्ट्रिंग वेरी थिन हो, इनएक्सटेंसिबल हो, मासलेस हो, बहुत सारे कंसिडरेशन चलते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस को इजी बनाना रहता है। अब अगर मैं IIT JEE के क्वेश्चंस की बात करूँ तो स्ट्रिंग का भी मास दे देते हैं, वो पुली का भी मास डाल देते हैं, पुली क्वेश्चंस में पुली का भी मास डाल देते हैं। अब आप सॉल्व करते रहो बैठ के, दिमाग खराब हो जाएगा उन क्वेश्चंस में। तो इसीलिए अभी 9th 11th में, क्योंकि बच्चे लर्निंग फेज में, दैट्स वाई ये सारे कंसिडरेशंस किए जाते हैं कि हाँ भाई स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, जो स्ट्रिंग है वो वेरी थिन है, ऐसे बहुत सारे कंसिडरेशंस किए जाते हैं क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए। तो हम टेंशन तो समझ ही गए क्या होता है, इट इज द फोर्स generated in a string due to it being stretched or another force being applied on one or both of its ends. Moreover, एक और बेसिक बात की मैं कर रहा हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो कोई सा भी क्वेश्चन आप फोड़ दोगे। कॉन्सेप्ट क्या है, टेंशन का क्या है कि बेसिकली अगर कोई स्ट्रिंग है और यहाँ पे कुछ मास है तो टेंशन जो है वो हर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ भी एक स्ट्रिंग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ भी एक स्ट्रिंग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो टेंशन हर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगता है, अर्थात इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड, इस डायरेक्शन में ऑब्वियस सी बात है, इस कांटेक्ट पॉइंट पे भी फोर्स लग रहा है अपवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड टेंशन। तो टेंशन दोनों ही डायरेक्शंस में लगता है। टेंशन बेसिकली हर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगता है। ये है टेंशन की बेसिक डेफिनेशन, मतलब बेसिक टेंशन का फंडा यही है। अगर आपको ये पता होगा तो आप कोई सा भी टेंशन का क्वेश्चन फोड़ दोगे। ओके ओके, सो अब चलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे, ठीक है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है ये हमने देख लिया, टेंशन फोर्स क्या होता है, राइट। नाउ कम ऑन, लेट्स सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये हमने देख ही लिया, टेंशन, बॉब, WF, वेट एंड फोर्स। नाउ कम ऑन, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम हमेशा नाम पे जाया करो, कभी भी अगर कुछ ऐसा दिखे ना कि नाम कुछ मीनिंग दे रहा है तो उस मीनिंग को पहले समझते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कॉन्टैक्ट में जो नहीं है पर फिर भी फोर्स लग रहा है। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या था, कॉन्टैक्ट में था तब फोर्स लग रहा था। और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के, मैंने 3 आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिए जिनका कि सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, यूज होगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि कॉन्टैक्ट में तो नहीं है पर फिर भी फोर्स लगा रहा है। ऐसे कैसे सर, सही बात है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब अगर मैं कहूं नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि फोर्स लग रहा है। आपने तो देखा है मैग्नेट को इतनी दूरी पे रख दो वो अपने आप चिपक जाएंगे, यानी कि उनमें मूवमेंट हो रहा है। मैग्नेट्स में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट का कॉज हमेशा फोर्स होता है,
ये तो मैंने आपको अभी कहा, मूवमेंट का कॉज हमेशा फोर्स होता है। तो अगर मैग्नेट को छोड़ने पे उनमें मूवमेंट हो रहा है अपने आप, इसका मतलब क्या है कि कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है उन पे। अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि और तो कोई फोर्स हम लगा नहीं रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। So that force of attraction or repulsion of that is being applied by a magnet on another or an iron object, that is called the magnetic force. ठीक है? For example, magnetic force. और भी देता हूँ कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं कहूँ आप धरती पे हैं, क्यों है? सही है? क्या क्वेश्चन हो गया? सही बात है, आप धरती पे हैं, क्यों है? हवा में क्यों नहीं है ना? हवा में क्यों नहीं है? आप सोचेंगे सही बात है सर, हवा में क्यों नहीं है? तो हवा में इसलिए नहीं है क्योंकि हमें कुछ नीचे खींच रहा है ना? नहीं तो अगर वो नीचे नहीं खींच रहा होता तो हम नीचे क्यों खड़े रहते? हवा में क्यों नहीं? हम कोई गम थोड़े ही है हम कि चिपक जाएंगे जमीन से, ऐसा थोड़ी ही है। गम नहीं ना है हम कि चिपक जाएंगे जमीन से तो जमीन पे ही खड़े हैं, ऐसा तो है नहीं। अब ये क्या बात हुई? हम हवा में भी तो उड़ सकते थे, सही बात है, उड़ सकते थे, लेकिन हम जमीन पे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ऊपर हवा में जब हम अगर होते तो वो भी हमें हवा के टाइम पे भी हम पे कुछ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था। दैट फोर्स हैज कॉज्ड अस टू कम बैक टू द ग्राउंड एंड दैट फोर्स इज एक्चुअली कॉजिंग अस टू रिमेन ऑन द ग्राउंड। यू कैन नॉट गो अप। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर जाएं, यू विल हैव टू एक्सर्ट अ फोर्स दैट इज ग्रेटर दैन द डाउन पुल। यानी कि जैसा फॉर एग्जांपल रॉकेट क्या करते हैं, ऊपर जाना रहता है, क्यों नीचे फोर्स लगाते हैं? क्यों उतना ईंधन बर्बाद करते हैं? सही बात है, क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि उन्हें ग्रेविटी को ओवरकम करना है। ग्रेविटी अगर ओवरकम हो गई तो उड़ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? नीचे का फोर्स हर एक चीज पे क्या लग रहा है? नीचे फोर्स लग रहा है, दैट इज द वेट। अब हमें क्या करना है? हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए कुछ हमें F लगाना होगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू वेट, राइट? क्योंकि अगर फोर्स वेट के बराबर होगा तो दोनों नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो नेट मूवमेंट जीरो हो गया, एक्सेलरेशन नेट जीरो होगा। तो बेसिकली हर एक चीज पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ये बात तो हम जानते हैं, क्लास 1 से 2 से ही जानते हैं कि हाँ धरती हमें खींच रही है। क्यों खींच रही है ये हम नहीं जानते थे। क्या प्रूफ है कि हमें खींच रही है ये हम नहीं जानते थे। तो ये अभी मैंने बताया आपको, क्यों खींच रही है, क्या प्रूफ है कि धरती हमें खींच रही है। तो भाई तुम जमीन से चिपके हुए हो, यही प्रूफ है कि धरती हमें खींच रही है, नहीं तो तुम तो उड़ भी सकते थे, है ना? सो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। और भी आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब ये क्या चीज है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये भी सेम पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, उसी के जस्ट सिमिलर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, यानी कि जो चार्जेस है, चार्ज प्रेजेंट होने के कारण जो फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हम देख लिए कुछ कॉमन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हम चलते हैं न्यूटन बाबा की तरफ। न्यूटन बाबा ने क्या कह दिया? क्यों इतना बवाल मच गया कि न्यूटन साहब है? सो क्यों ऐसा बवाल मचा कि न्यूटन जी, आधा फिजिक्स का बुक भर गया न्यूटन साहब के नाम से? क्यों मचा? एक पूरा मैकेनिक्स, एक पूरा चैप्टर ही बन गया फिजिक्स का न्यूटन के नाम से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि न्यूटन ने 3 लॉ दे दिए मोशन के। मोशन को गवर्न करने वाले 3 ऐसे सिद्धांत दिए थे न्यूटन ने। अब चलते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन पे। पहला लॉ, डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपके स्कूल एग्जाम्स में आपको दिक्कत ना हो।
a body which is at rest tends to be at rest until an external force is applied to it, which causes the change in the state of motion. An object which is in a state of motion tends to be in that same state of motion, which is, केवल रेस्ट को ना स्पेसिफाई करते हुए मैंने मिक्स डेफिनेशन बना लेते हैं, which is in a state of motion, which is in a state of motion tends to be in the same state of motion, tends to be in the same state of motion. In the same state of motion until an external force is applied on it, until an external force is applied to it which causes the change in the state of motion. क्या रहा है? Basically, a body which is in a state of motion tends to be in that same state of motion until an external force is applied on it, which causes the change in the state of motion. State of motion क्या हुआ? इस डेफिनेशन में 3 बार ये आ गया. It is रेस्ट या मोशन. एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है या मोशन में भी हो सकता है. तो वो जो 2 अलग अलग स्टेट हैं उसके मोशन के, स्टेट ऑफ मोशन मतलब कैसा है उसका मोशन, रेस्ट वाला मोशन है या मूवमेंट वाला मोशन है. तो रेस्ट वाला मोशन को हम रेस्ट कहते हैं. आखिर रेस्ट पे है तो रेस्ट कहेंगे, मूवमेंट में है तो मोशन कहेंगे. तो बस वो स्टेट ऑफ मोशन की बात हो रही है, रेस्ट या मोशन. अब इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया कि अ बॉडी विच इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन टेंड्स टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन. तो इस टेंडेंसी को न्यूटन ने नाम दे दिया इनर्शिया. क्या दे दिया? इनर्शिया. Inertia governs the change in the state of motion and the tendency of an object to be in its state of motion. Inertia क्या हुआ? कोई भी चीज अगर अपने रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और किस हद तक वो रेस्ट पे रहेगी उसका मेजरमेंट है इनर्शिया. इनर्शिया कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है, उसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन ऐसे समझने के लिए आप समझ सकते हो कि अगर मैं इसे यहाँ रखूं और हाथ हटा लूं तो ये तो गिर गया, राइट. अब अगर मैं किसी ऐसे चीज जैसे लेट्स से ये मूव कर रहा है, राइट, मैंने इसे रोकना चाहा, ठीक है, मैंने इसे रोक दिया. अब एक ट्रैक्टर मूव कर रहा है और मैं उसे हाथ से रोकना चाहूँ सिंगल हैंडेड, रुक जाएगा क्या? एक्सेप्शन ऑफ द सुपर हीरो मूवीज जो कि आप देखते हो, उन मूवीज से बाहर आते हैं. अभी कोई जैसे लेट्स से एक टॉय मूव कर रहा है, टॉय कार, और हमने उसे रोक दिया, बहुत अच्छी बात है. एक असली ट्रैक्टर वो मूव कर रहा है और हम उसे एक हाथ से रोकना चाहें, हम ही फेंका जाएंगे, ट्रैक्टर थोड़े ना रुकेगा. तो दैट टेंडेंसी ऑफ इट टू बी इन मोशन इवन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, या फोर्स नहीं भी अप्लाई हो, फोर्स ना भी अप्लाई हो, फोर्स नहीं अप्लाई होता है इस केस में इनर्शिया में, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. जैसे मैं कहूँ एक कार है, नहीं ऐसे नहीं समझते, सबसे आसान एग्जांपल, हमने क्या किया, एक कार्ड रख दिया, राइट, एक कार्ड के ऊपर एक सिक्का रख दिया एक खाली जार के अंदर. अब अगर हम इस कार्ड को इधर से, केवल कार्ड को अगर हम ऐसे करें तो कार्ड तो फेंका जाएगा,
लेकिन क्या होगा, सिक्का फेंकाएगा क्या? नहीं। क्यों फेंकाएगा सिक्का? सिक्का क्यों फेंकाएगा? कार्ड को हमने फेंका तो कार्ड ना मूव करेगा, सिक्का पे तो कोई फोर्स अप्लाई हुआ ही नहीं। मोर एवर सिक्का फिलहाल रेस्ट में है, तो उसका कुछ टेंडेंसी बन गया कि हाँ मैं रेस्ट में रहूंगा कुछ हद तक, तो कार्ड तो अपनी जगह से घिसक गया। सिक्का क्या हुआ? अभी तक तो कार्ड के ऊपर था, तो कार्ड ही घिसक गया, तो सिक्का तो ऑब्वियस सी बात है गिरेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहने का टेंडेंसी रखता है। कार्ड मूव कर गया पर सिक्का मूव नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसका टेंडेंसी है कि मैं रेस्ट पे रहूं। कार्ड पे फोर्स लगा तो उसका मोशन जो है वो चेंज किया, स्टेट ऑफ मोशन कार्ड का चेंज किया, पर सिक्का का नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका एक टेंडेंसी बन गया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इसीलिए सिक्का गिर जाता है। मोreover, अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, ट्रेन देखा आपने? ट्रेन में आप बहुत बार सफर किए होंगे। ट्रेन में अगर कोई इंसान है, राइट, और वो ट्रेन से कूदता है, ट्रेन अगर मूवमेंट में, तो क्या होगा? ट्रेन मूवमेंट में है, इंसान भी मूवमेंट में है। अगर ट्रेन मूवमेंट में तो इंसान भी मूवमेंट में। तो इंसान अभी फिलहाल मूवमेंट में, और अगर वो कूद कर तुरंत रुक जाना चाहे कि मैं रुक जाऊं, मैं और दौड़ू नहीं, जस्ट वो छलांग लगा और फिर कुछ पैर वैर कुछ नहीं हिला है, जस्ट छलांग लगा करके नीचे है, तो इनिशियली तो ऐसे था, तुरंत छलांग लगा करके अपने आप को रोकना चाहेगा तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? इंसान गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनिशियली मोशन में था, उसमें एक टेंडेंसी बन गई, इनर्शिया आ गया, उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया कि भाई अब तुम नहीं रुक सकते हो, तुम्हें कुछ फोर्स लगाना होगा तब जा करके तुम रुकोगे। तो वो जब आदमी नीचे उतरता है, जब छलांग लगाता है, जनरली कभी भी ट्रेन से, जो कोई भी करता है, जब जो कि नहीं करना चाहिए, मूविंग ट्रेन या मूविंग बस से नहीं कूदना चाहिए, अगर वो कूदते हैं तो यू हैव टू रन अ सर्टेन डिस्टेंस, फिर रनिंग करते 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 धीरे धीरे आप तब जा करके रुक पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इनिशियली आपकी इनर्शिया आ गया था, आप तुरंत कूद करके इनर्शिया चेंज नहीं कर सकते हो। यू विल टॉपल डाउन, योर बॉडी वॉज डिस्टाइंड कि हम ऐसे अगर जा रहे हैं तो कूदोगे तो भी बॉडी ऐसे ही जाता रहेगा, तुम्हें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ पैर से अपने आप को रोकना पड़ेगा, थोड़ी दूर दौड़ करके, तब जा करके तुम स्टेबल हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने जनरली देखा होगा कार्स या बसेस में आप जब भी बैठते हो, राइट, आप ऐसे बैठे हो सीट्स पे, ठीक है, अगर कार मूव करना शुरू की, आपका पैर तो नीचे है, कार अगर मूव करना शुरू की तो क्या होगा? आपका पैर, अगर कार इधर मूव करे तो आपका पैर चला जाएगा आगे, जबकि आपका बॉडी क्या है? पीछे ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाओगे। क्यों? सी अगर ऐसे है, ऐसे है, राइट, कार ऐसे हो गया तो क्या हुआ? सी पहले पीछे आया ना। क्यों? क्योंकि इनिशियली इसमें इनर्शिया रह गया कि नहीं भाई मैं ऐसे हूं तो ऐसे ही रहूंगा, और नीचे वाला घसक गया तो ये क्या होगा? ये तो ऐसे है जैसे है वैसे ही रहेगा। नीचे वाला घसक गया तो क्या होगा? ये नेट पीछे गया। तो वही होता है, क्यों हम कार में बैठे रहते हैं, कार अगर आगे जाती है तो हमें पीछे ऐसा होने जर्क लगता है, दैट इज क्योंकि हमारा पैर इनर्शिया ऑफ मोशन में चला गया, हमारा पैर मोशन में चला गया, पर हमारा बॉडी तो इनर्शिया में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, हम रेस्ट में, दैट इज व्हाई हमारा बॉडी रेस्ट में है, तो वो टेंड करेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं। अब ट्रेन तो आगे भाग गई, तुम्हारे बॉडी रेस्ट में, तो क्या होगा? ट्रेन के पीछे वाले सीट से टकराओगे और क्या होगा? सो यही कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है इनर्शिया के। ये मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आप अच्छे से समझ पाए इनर्शिया है क्या। ठीक है, ये हमने देख लिया लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लेट्स कम टू सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मतलब इट इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है सेकेंड लॉ ऑफ। ये कहता क्या? कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। ये क्या चीज है? ये मोमेंटम। बहुत बार आप ऐसे देखोगे एफ के ऊपर ऐसा एरो लगा रहेगा। डरने की कोई बात नहीं है, ये कुछ स्पेशल क्वांटिटी नहीं है, बेसिकली है तो फोर्स, लेकिन क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, रिमेंबर फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें क्या होगा? एक डायरेक्शन होगा, तो वही डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है ये एरो।
जनरली हर एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अगर आप 11th के लेवल में जाओगे तो एक वेक्टर्स एक चैप्टर है, जैसे एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन के ऊपर ऐसा एरो दिखेगा आपको, वेलोसिटी के ऊपर ऐसा एरो दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ऐसा एरो दिखेगा। तो डरने की कोई बात नहीं, ये चीज़ कोई ऐसा अनजान भूतिया चीज़ नहीं आ रही आपके सामने। एक्चुअली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इनिशियली अगर आप पढ़े नहीं होगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस भूत की तरह लगता है कभी कभी कि भूतिया क्वेश्चंस है, लेकिन एक्चुअली वो क्वेश्चंस भूत नहीं रहता है, क्वेश्चंस में ही सब कुछ दिया रहता है, बस आपको उसको सही जगह लगाना रहता है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपने भूत को भी ओवरकम कर दिया। तो बेसिकली फोर्स, हाँ कम ऑन लेट्स कम बैक। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसा कहा गया था न्यूटन के द्वारा। क्यों कहा गया था? फोर्स मोमेंटम क्या है? इट इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट? तो ऐसा न्यूटन ने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv, यानी कि अगर मैं कहूँ तो फोर्स इज इक्वल्स टू kmv, नहीं चेंज इन मोमेंटम है, राइट? यानी कि कुछ mv इनिशियल होगा, राइट? कुछ mv फाइनल माइनस mv इनिशियल, यही होता है ना। चेंज मतलब क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम होगा mvf, इनिशियल मोमेंटम होगा mvi, यानी कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, ऐसा कहा न्यूटन ने। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mvf माइनस vi। मोreover न्यूटन ने ऐसा, बस ये सेकंड लॉ कहा न्यूटन ने। मोमेंटम का बेसिकली न्यूटन ने इसमें डेफिनेशन दिया। मोमेंटम क्या चीज है? हमने इतना तो कर दिया, अभी तो हम जानते ही नहीं है कि मोमेंटम है क्या। हाँ, तो मोमेंटम ऐसा तो कुछ, उसे जैसे हम फोर्स को कहते हैं कि हमने ऐसा धक्का लगाया तो चीज मूव हुई, तो फोर्स इज एविडेंट, ऐसा मोमेंटम के केस में नहीं देख पाएंगे। पर हाँ, हम ये जरूर देख सकते हैं कि अगर कोई राइफल है, दो राइफल ले लो आप, एक को बहुत स्पीड से फेंको तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और एक राइफल को बहुत धीरे से आप फेंको, मतलब स्लोली उसको आप बस ऐसे ही फेंक दो हाथ से ही, तो क्या होगा? वो उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना नहीं आएगा। तो बेसिकली वी आर सीइंग कि कुछ ना कुछ ऐसा है उस राइफल में जो कि उसके इम्पैक्ट पे फर्क डाल रहा है। फोर्स भी क्या है? फोर्स कॉजेज द चेंज, राइट? लेकिन मोमेंटम क्या है? वो कुछ ऐसा चीज है उस राइफल के अंदर दैट इज कॉजिंग द इम्पैक्ट, कि एक राइफल जो कि ज्यादा वेलोसिटी पे था उससे ज्यादा इम्पैक्ट आया, और एक राइफल जो कि कम वेलोसिटी का था उससे कम इम्पैक्ट आया। तो अभी फिलहाल इसको अगर मैं छोड़ दूं, इसकी अगर मैं बात नहीं करूं, तो बेसिकली अभी हम जानते हैं मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम इज कुछ ऐसा चीज है जो कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में है, दैट इज अफेक्टिंग इट्स इम्पैक्ट। तो अगर मैं सेम ब्लॉक की बात करूं, एक का वेलोसिटी है लेट्स से 100 मीटर पर सेकेंड, एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जा रहा है। सेम चीज है, एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आ रहा है, एक ऐसे बैलगाड़ी जा रहा है, तो बुलेट ट्रेन वाला कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट कर डालेगा इस पे, राइट? लेकिन ये क्या होगा? ये हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट करके नीचे गिर जाए, राइट? पॉसिबल है ना। तो बेसिकली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट में डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी हम जान रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज है जो कि वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट हो, लेकिन साथ में वो उसका इम्पैक्ट को भी चेंज कर रहा हो। तो वो ऐसा चीज क्या है? तो उस ऐसे चीज को न्यूटन ने कहा मोमेंटम। तो अब न्यूटन ने सबसे पहला कहा कि मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जो इफेक्ट है, जो उसका कॉज है किसी भी चीज का, अगर दो चीज का सेम मास है और एक को एकदम फुल स्पीड से फेंक रहे हो, तो उसका जो कॉज होगा वो ज्यादा होगा। मतलब न्यूटन ने कहा कि जो कॉज है अगर ज्यादा है तो मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगा तो कॉज भी ज्यादा होगा। तो न्यूटन ने कहा कि हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम और वेलोसिटी। मोreover न्यूटन ने ऐसा भी कहा, या हम ऐसा भी देखते हैं कि अगर कोई कार है वो कुछ स्पीड से जा रही है, लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड से कार जा रही है, और एक ट्रक है वो भी जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, कार जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, कुछ इम्पैक्ट डाली, और एक ट्रक जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। जैसे कि रोड पे वो जो
जनरली जो ऑरेंज कलर का जो कैप टाइप रहता है वो बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ मत आइएगा, डेंजर है वगैरह वगैरह। तो जो साइंस है, अगर रोड पे कोई साइन रख दे, कार जाए तो कार हल्का सा उसको डिस्प्लेस करके आगे चला जाए। ट्रक क्या हो, ट्रक तो उसको चकनाचूर करते हुए चला जाएगा। पॉसिबल है? क्यों नहीं? भले दोनों का सेम स्पीड है, ऐसा कैसे? ना मतलब कुछ ना कुछ जो इफेक्ट है वो मास पे भी डिपेंडेंट हो रहा है, अर्थात जो मोमेंटम है वो मास पे भी डिपेंडेंट हो रहा है। अब मास पे अगर कोई चीज़ डिपेंडेंट है, सो डायरेक्टली अगर ज़्यादा मास है, जैसे कि हमने ट्रक के केस में देखा, तो ये तो इसे तोड़ता ही हुआ चला जाएगा। कार हो सकता है थोड़ा सा तोड़े, थोड़ा सा उस कार को भी चोट है, ठीक है, तो उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ट्रक तो तोड़ता ही हुआ चला जाएगा। सो बेसिकली कुछ मास पे भी डिपेंडेंट है इसका, तो यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब अगर मैं कहूँ कि ऐसे फिजिक्स का एक और लॉ कहता है कि अगर कोई दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेम थिंग है तो उनका प्रोडक्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेम थिंग होगा, यानी कि P is directly proportional to Vm, यानी कि P is directly proportional to V और P is directly proportional to M, दोनों ही केस ये सेटिस्फाई करते हैं। तो अब ऐसा न्यूटन ने कहा कि हाँ, P जो है वो हो सकता है कुछ KVM होगा, उसका कुछ मतलब इक्वेट करने के लिए जनरली जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कुछ K कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो न्यूटन ने कहा कि हाँ, MV जनरली अब K कांस्टेंट को ही ऐसा कर दिया गया कि 1 मीटर डिस्प्लेस होने पर 1 kg का मास होने पर के जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का ही यूनिट्स या उस कांस्टेंट का ही वैल्यू को न्यूटन ने ऐसा कर दिया कि अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो जो इम्पैक्ट है दैट इज कॉल्ड 1 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसा न्यूटन ने उस के कांस्टेंट को भी कर दिया, तो के कांस्टेंट का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया, क्योंकि 1 into 1 1 आ रहा है। तो डायरेक्टली ऐसे न्यूमेरिकली भी हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू mv, राइट। अब ये हुआ मोमेंटम, इसी का मैंने यहाँ पे यूज किया, क्या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे न्यूटन ने कह दिया। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों ही चीजें हमें दी जाती है कहाँ से? सेकेंड लॉ में। तो हम बेसिकली हमने मोमेंटम सीख लिया, हमने इनर्शिया सीख लिया, अब सीखते हैं फोर्स क्या है। ये हमें रिजल्ट याद रखना है। न्यूटन साहब ने एक और चीज कही थी कि अब वो हम अभी थर्ड जो हमारा देख रहे हैं, हम थर्ड लॉ देखेंगे, उसमें हम जानेंगे कि और क्या क्या कह दिया न्यूटन जी ने। तीसरे सिद्धांत में क्या कहा? तीसरा सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिकली बस ये लास्ट है, इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, कैसे पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर पुली वाले कुछ देख लेंगे, फिर थोड़ा सा स्प्रिंग का देख लेंगे, बस इतना ही है चैप्टर में, इतना हम अभी फिलहाल तो देखेंगे। कम ऑन, लेट्स सी द थर्ड हमारा लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ कहता है कोई भी चीज है अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, सी बेसिकली कहता क्या है, चीज पे फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो उसका एक्सलेरेशन, जितना ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा एक्सलेरेशन होगा उस ऑब्जेक्ट में। और मोर एवर, तो पहली बात फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलेरेशन। अब अगर मैं कहूँ कि एक कार है, ठीक है, कार है, कुछ उसका मास m है, और एक ट्रक है, उसका भी कुछ मास, उसका कुछ मास m है, दोनों ही जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब दोनों का एक्सलेरेशन सेम है, मतलब ये है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऐसे जा रहा है, लेकिन दोनों पे कुछ ना कुछ तो फोर्स का डिफरेंस होगा ना। अब ट्रक को सेम वो पर्टिकुलर एक्सलेरेशन देने के लिए, कुछ पर्टिकुलर एक्सलेरेशन देने के लिए ट्रक को आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, पर कार को कुछ वही सेम एक्सलेरेशन देने के लिए थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि हम ये भी देख पा रहे हैं कि उतने बड़े, इतने भारी ऑब्जेक्ट को कुछ एक्सलेरेशन जो कि सेम एक्सलेरेशन है, वो कुछ सेम एक्सलेरेशन देने के लिए भारी ऑब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, और सेम एक्सलेरेशन देने के लिए हमें छोटे ऑब्जेक्ट पे कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। यानी कि न्यूटन ने ये भी कह दिया कि फोर्स ज़्यादा तब लग रहा है जब हमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सेम एक्सलेरेशन देना होगा। तो फिर से सेम चीज़ हम देख रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma।
फिर से न्यूटन ने कुछ के कांस्टेंट का एक जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा कर दिया कि न्यूमेरिकली F1 न्यूटन फोर्स का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, न्यूटन को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, या kg ms टू द पावर -2 यानी कि सेकेंड का इनवर्स टू द पावर -2 पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो आपको -2 का पावर हो जाएगा। बेसिकली ये तो मैथ्स है, चलते हैं वापस आते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg। मास को जब हम 1 न्यूटन फोर्स कैसे डिफाइन किया गया न्यूटन के द्वारा, वो है जब 1 kg मास को हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। गॉट इट? अब कुछ बेसिक कंपैरिजन देख लिया जाए। अगर आपका बॉडी का ऑब्जेक्ट, आपका कोई ऑब्जेक्ट बॉडी है, कुछ लेट्स से बॉडी है, मास है उसका 6 kg, वेट कितना लग रहा है ma, राइट? वेट इज फोर्स विच इज ma, विच इज अब a क्या होगा, a डाउनवर्ड होगा, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट है छोड़ दिया तो डाउनवर्ड ही एक्सेलरेट कर रहा है। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें ये भी पता है, ये भी हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन कभी कभी हम जो जनरली हम जो मानते हैं वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मानते हैं। तो ma होता है यानी कि m इंटू a यानी कि 6 इंटू 10 यानी कि 60 न्यूटन, राइट? उसका वेट जो है वो 60 न्यूटन है। अब कुछ और भी ऐसे यूनिट्स हैं फोर्स के, जैसे अगर मैं कहूँ 6 kg का मास है तो जो धरती फोर्स लगा रही है उस पर वो भी कुछ होगा। 6 kg के मास के को पुल करने के लिए जो फोर्स नीडेड है, राइट, उतना धरती फोर्स लगा रही है। तो 1 kgf ये भी एक यूनिट है, kgf यानी कि 1 kg को पुल करने के लिए जो फोर्स नीडेड है दैट इज 1 kgf, राइट? तो यहाँ पे 6 kg का मास है तो 6 kg को पुल करने के लिए जो फोर्स नीडेड है तो यानी कि 6 kgf का फोर्स है, राइट? 6 kg को पुल करने के लिए जो फोर्स धरती अप्लाई कर रही है दैट इज 6 kgf, यानी kg 1 kg का फोर्स तो 6 kg पे फोर्स, राइट? अब हमें यह भी पता है कि 60 न्यूटन भी फोर्स है, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट का वेट 60 न्यूटन भी है, सेम ऑब्जेक्ट का वेट 6 kgf भी है। अब हम ये भी देख सकते हैं 6 से 6 कैंसिल, यानी कि 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kgf। ये यूनिट्स का कंपैरिजन। मोreover 1 न्यूटन जनरली अगर मैं देखूं 1 न्यूटन तो क्या होगा 1/10 kgf, यानी कि 1/10 kg का फोर्स, 1/10 kg पे फोर्स, 1/10 kg कितना होगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ओवर 10 है तो ओवर 10 तो करना ही पड़ेगा, 1000 ग्राम पे फोर्स। कोई दिक्कत? अगर मैं कहूँ 1 kgf, 1 kg मतलब 1 kg पे फोर्स, यानी कि 1 kg पे फोर्स मतलब 1000 ग्राम पे फोर्स, अपॉन 10 है तो इधर भी अपॉन 10 कर दिया, यानी कि 1 न्यूटन इज जनरली 100 gf, यानी कि 100 ग्राम पे जो 1 न्यूटन इज एक्चुअली 100 ग्राम को पुल करने के लिए जो हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देने पर जो भी फोर्स आता है दैट इज 1 न्यूटन। नहीं, 100 ग्राम पे जो धरती फोर्स लगा रही है दैट इज 1 न्यूटन, राइट? 100 ग्राम फोर्स इज 1 न्यूटन। जनरली ग्राम फोर्स और किलोग्राम फोर्स अर्थ के रेस्पेक्ट में ही बात की जाती है क्योंकि ये अर्थ का ही फोर्स के बारे में। ऐसे अदर केसेस में 1 न्यूटन 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन इज 100 ग्राम फोर्स, यानी कि 100 ग्राम ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए जो धरती फोर्स लगा रही है दैट इज 100 ग्राम फोर्स। मोreover अगर मैं 100 ग्राम फोर्स की बात करूँ, अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन में जाऊँ, यानी कि 100 ग्राम को पुल कर रही है धरती, राइट, कुछ फोर्स लगा रही है, तो 100 ग्राम कितना हो 0.1 kg, तो 0.1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आ गया क्या फिर से 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन एक्चुअली में इक्वल है 100 ग्राम फोर्स के। 100 ग्राम फोर्स और किलोग्राम फोर्स हमेशा गांठ बांध लीजिए, अर्थ के रेस्पेक्ट में ही बात होगी, अदरवाइज नहीं बात होगी, अदरवाइज न्यूटन में ही हमारा काम चलेगा।
मोर एवर CGS यूनिट में क्या होता है इसका ये भी देख लेते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। SI यूनिट को MKS यूनिट्स भी कहते हैं, रिफाइंड MKS यूनिट्स यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, और CGS यूनिट हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो CGS यूनिट बेसिकली 10⁵ डाइन होता है, 1 न्यूटन का वैल्यू। अब डाइन क्या होता है, डाइन होगा अब क्योंकि ये सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड में बात हो रही है, यानी कि 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर क्या था, केजी यानी मास के लिए ग्राम, मीटर के लिए सेंटीमीटर, और जो भी सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, यहाँ पर भी सेकंड है, यानी कि इतना ग्राम पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। कैसे प्रूव करें, आप कैसे माने, आप कह दिया हम नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है भाई, नहीं मानो बता देते हैं तब मान जाओगे, राइट। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अब मैं कैसे मान जाऊंगी, 10⁵ होगा, मैं नहीं मान रहा। अच्छा ठीक है भाई, दिखा देता हूँ कैसे मानना पड़ेगा तेरे को। तो अब 1 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 1/1000 kg, 1 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1/100 मीटर, और 1 सेकेंड स्क्वायर तो नीचे में है ही, बस 10⁵ कट गया क्या सारे जीरो से, यानी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया क्या, 1 न्यूटन आ गया क्या, बस हो गया इक्वल। यानी कि हमने इस वैल्यू को बस सिंप्लीफाई किया, हमने क्या किया, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया और हमने ये रिजल्ट पा लिया, यानी कि इक्वल हो गया दोनों। सिस्टम सेट। ओके, सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमने देख लिया। अब चलते हैं बेसिक क्वेश्चंस पे। हो गया हमारा F इज इक्वल्स टू ma का फॉर्मूला बन गया, राइट। एवरीथिंग इज डन। अब हम चल सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मोर एवर अभी थोड़े मोड़े और बेसिक क्लैरिफिकेशंस कर देता हूँ, फिर चलेंगे क्वेश्चंस। चलते हैं, आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। बेसिकली इनर्शिया हमने देखा, इनर्शिया क्या है, ज़्यादा ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने में आपको ज़्यादा फोर्स लग रहा है, राइट, यानी कि उसमें इनर्शिया जो मोशन है वो ज़्यादा है, यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ जो है, अब हमने सब कुछ देख लिया, सेकंड लॉ देख लिया, थर्ड लॉ देख लिया। कब हमारा नेट बैलेंस्ड फोर्स आता है वो भी जरा देख लेते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स, ये क्या चीज है, बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स कैसे। बैलेंस फोर्स देखा जाए अगर, ठीक है, कोई चीज है, तुम उधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, उधर से भी कोई आदमी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों करेगा, सरफेस पे रखा हुआ है ये चीज, ठीक है, सरफेस पे रखा हुआ, इधर से भी तुम 10 न्यूटन फोर्स लगा, उधर से भी वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, मूवमेंट जीरो। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स जीरो। अब अगर इधर का पूरा फोर्स ही मैं हटा दूं तो क्या होगा, तुम इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो उस हिसाब से मूवमेंट होगा। यानी कि बैलेंस्ड फोर्स इज व्हेन द नेट फोर्सेस, द समीशन को ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि F net इज इक्वल्स टू जीरो। नॉन बैलेंस व्हेन F net इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये देख लिया। चलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्वांटिटेटिव फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, ओके। F फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू NR। अब NR क्या है, राइट, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। NR क्या है, बेसिकली देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जितना ज्यादा उसका वेट होगा, यानी कि जो इंटरलॉकिंग्स है, जितना ज्यादा वेट है मतलब उतना ज्यादा उसका दबा हुआ होगा इंटरलॉकिंग। यानी कि आपको अगर हटाना होगा, उस ऑब्जेक्ट को मूव करना होगा, तो आपको उतना ज्यादा वेट का इंटरलॉकिंग को ओवरकम करना होगा। और अगर कम वेट होगा तो इंटरलॉकिंग में उतना फोर्स नहीं होगा, तो आप आसानी से थोड़ा मोड़ा आप मूव कर पाओगे। तो बेसिकली जो अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो आपका इंटरलॉकिंग में उतना ही ज़्यादा इंटरलॉक हो जाएंगे, यानी कि आपको उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, पहली बात।
यही होता है। मोreover, ऐसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया वेट, लेकिन ऐसे वेट नहीं एनआर को लिया जाता है फ्रिक्शनल फोर्स में। क्यों? क्योंकि देखिए बेसिकली एनआर है क्या ये देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, आप जमीन पे हो, थर्ड लॉ कहता है, एक और थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो जो अभी मैंने आपको एक नंबर एक्सप्लेन किया वो एक्चुअली सेकंड लॉ का पार्ट था। ये थर्ड लॉ एक्चुअली कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, तो ये जो उस पर फोर्स लगाएगा सेम फोर्स वो भी इस पे लगाएगा, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं कि आप धरती पे खड़े हो, राइट, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट लाइक दिस, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो ये कुछ फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग सम फोर्स डाउनवर्ड, सो द फिंगर इज आल्सो अप्लाइंग द सेम फोर्स अपवर्ड, क्योंकि उसको बैलेंस करना है, क्योंकि नेट मूवमेंट तो जीरो है, तो अब उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, मतलब कि बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ अपवर्ड फोर्स चाहिए, तो वो अपवर्ड फोर्स कहते हैं एनआर, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, इट ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, यानी कि अगर सरफेस ये है तो सरफेस के 90 डिग्री पे हमेशा ये एनआर लगेगा। समझ गया एनआर क्या है? जनरली अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जनरली क्या होगा, उसका जो वेट होगा उसके इक्वल होगा एनआर। अभी हम कुछ स्पेशल केसेस जब देखेंगे, लिफ्ट का केस देखेंगे, तो उस केस में एनआर वेरी करता है, पर अभी के लिए हम लेट्स अज्यूम कि वेट इज इक्वल्स टू एनआर। क्यों? क्योंकि अब नीचे की तरफ उसका वेट लग रहा है, राइट। अब ऊपर की तरफ अगर नीचे की तरफ वेट लग रहा है तो मूवमेंट तो नीचे की तरफ होना चाहिए, जबकि आप अगर जमीन पे खड़े हो तो आपका वेट नीचे लग रहा है, तो आप जमीन के अंदर धंसने चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, जमीन आप पे भी इक्वल फोर्स लगा रही है, तो दैट इक्वल फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो दैट इज इक्वल्स टू द वेट टू कैंसिल ईच अदर, तभी वो कैंसिल हो पाएंगे। ओके, तो ये हम एनआर समझ गए। अब म्यू क्या होता है? अब हमने ये देखा कि F is directly proportional to weight, एक्चुअली में होता है F is directly proportional to NR। ये हम अभी क्लैरिफाई कर लिए अपने आप को। अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए, तो बस प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमने कांस्टेंट डाल दी, दैट इज म्यू। न्यूटन ने कांस्टेंट म्यू डाला। म्यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है म्यू का, और ये एनआर। अब मोरेओवर हम जानते हैं कि फ्रिक्शन में तीन टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो बेसिकली हम ये भी जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, हमने 8th में पढ़ा है कि सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उससे थोड़ा कम काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और तो उससे भी कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि म्यू स्टैटिक के लिए S लगाते हैं, म्यू काइनेटिक के लिए K लगाते हैं, म्यू रोलिंग के लिए R लगाते हैं। S कैपिटल S स्मॉल s कैपिटल K स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो म्यू S NR इज ग्रेटर देन म्यू K NR विच इज ग्रेटर देन म्यू R NR, यानी कि the static friction is greater than the kinetic friction which is greater than the rolling friction। अब अगर मैं हर एक केस से NR काट दूं तो म्यू S is greater than म्यू K which is greater than म्यू R, ठीक है। मोरेओवर अगर एक और एग्जांपल मैं दूं आपको, मैं कहूं कि आप जनरली देखोगे कि आप अगर इनिशियली किसी भारी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करना चाहो, आप हल्का सा बस उस पर छू दो तो मूव नहीं करेगा, आप थोड़ा सा दम लगाओ तो भी मूव नहीं करेगा, आप बहुत दम लगाओ तो भी मूव नहीं करेगा। अब अगर आप एक्सेप्शनल एकदम बॉडी बिल्डर टाइप दम लगाओ तब जा करके उसका मूवमेंट शुरू होगा। तो आप लगा तो अलग अलग वेरिएशंस में ही रहे हो, आपने 1 न्यूटन का भी फोर्स भी लगाया, आपने 5 न्यूटन का भी फोर्स लगाया, आपने 10 न्यूटन का भी फोर्स लगाया, लेकिन तीनों केस में वो मूव नहीं किया। आपने जब 20 न्यूटन का फोर्स लगाया
उस पर्टिकुलर 10 केजी के ऑब्जेक्ट पे, तब जाकर के वो मूव किया, राइट। तो मोreover अगर मैं इस केस में देखूं तो म्यू एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, अब अभी तो ये स्टैटिक है, अगर काइनेटिक होता तो मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करता था, मैं म्यू के लिखता, अभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन लेट से 2 है, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर ये 10 kg का मास है, 10 kg का मास है, तो इस पे नीचे की तरफ जो वेट लगेगा दैट इज बी इक्वल टू 100 न्यूटन, सॉरी लेट से 1 kg का मास है, ठीक है। 1 kg का अगर मास है तो नीचे की तरफ वेट लग रहा है 10 न्यूटन, तो एनआर भी होगा क्या 10 न्यूटन, क्योंकि हवा में तो उड़ नहीं रहा है, ना ही जमीन के अंदर धंस रहा है, यानी कि वर्टिकली तो वो स्टेबल है, जमीन पे ही रखा हुआ है, मूव भी कर रहा है तो उधर ही मूव कर रहा है, वर्टिकली तो मूव करनी है, यानी कि वर्टिकली जो नेट फोर्सेस है वो 0 है, यानी कि एनआर इज इक्वल्स टू mg, यानी कि एनआर भी है 10 न्यूटन। तो अगर मैं एफ फ्रिक्शन की बात करूँ तो म्यू एस एनआर होता है, यानी कि म्यू एस इंटू एनआर, यानी कि 20 न्यूटन हुआ इस केस में, लेट्स अज्यूम, ठीक है। अब अगर मैं 1 न्यूटन का इस पे फोर्स लगा रहा था, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कुछ होगा, लेट्स से कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मैं इसे भूल जाऊं, इसे भी भूल जाऊं, मैं इस सब को भी भूल जाऊं। हमने देखा है कि हम जब 1 न्यूटन का उस पर्टिकुलर 1 kg के ऑब्जेक्ट पे जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो वो मूव नहीं कर रहा था, जब हम 5 न्यूटन का भी फोर्स लगा रहे थे तो भी वो मूव नहीं कर रहा था, जब हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो भी वो मूव नहीं कर रहा था, जब हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तब जाकर के मूव किया। तो बेसिकली इन तीनों फोर्स को अगर मैं देखूं अलग अलग, तो 1 न्यूटन का फोर्स है, राइट, 5 न्यूटन का फोर्स है, और मोरेवर 10 न्यूटन का फोर्स है, ऑब्जेक्ट तो सेम ही है तीनों। तो बेसिकली इस केस में भी मूवमेंट 0 था, मूवमेंट अगर 0 है तो नेट फोर्स 0 है, कुछ ना कुछ इस केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। अगर नेट फोर्स 0 है यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स द फोर्स अप्लाइड, यानी कि इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन अगर है तो क्या होता, तो क्या होगा कि अगर इधर से 1 न्यूटन में अप्लाई कर रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन है, तो नेट फोर्स 0 होकर के मूवमेंट 0 हो जाएगा, यानी कि ये लॉ तो वैलिड, ठीक है, ये तो हमने मान लिया, ठीक है, चलो मान लिया हमने, क्योंकि ऐसा हमें रूल कहता है कि अगर मूवमेंट 0 है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नेट फोर्स अगर 0 है और इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं तो अपोजिट से भी कुछ फोर्स लगना चाहिए, और जितना फोर्स हम इधर लगा रहे हैं उतना ही अपोजिट से भी फोर्स लगना चाहिए टू कैंसिल ईच अदर, तो हमने उतना ही फोर्स अपोजिट से भी लगा दिया, तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स को 1 न्यूटन पहले केस में ले लिया। दूसरे केस की अगर मैं बात करूं, मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो भी मूवमेंट 0, मूवमेंट 0 मतलब, अगर मूवमेंट 0 मतलब क्या होगा, नेट फोर्स 0, तो 5 न्यूटन का इधर से फोर्स लगे, यानी कि उधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए टू कैंसिल ईच अदर, यानी कि इधर से भी फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन इस केस में। मोरेवर 10 न्यूटन का भी जब मैं फोर्स लगा रहा था तो भी नहीं मूव किया, मतलब तब भी नेट जो उसका एक्सेलरेशन है, यानी नेट जो उस पर फोर्स है, एफ नेट जो है, जो अगर मैं इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था तो भी जो मूवमेंट है वो 0 है, यानी कि एफ नेट 0 है, यानी कि इधर से 10 न्यूटन तो उधर से भी टू कैंसिल ईच अदर 10 न्यूटन होना चाहिए, तो इधर से भी 10 न्यूटन, तो यानी कि हम देख पा रहे हैं। अब अगर मैं चौथा कंडीशन लूँ तो चौथा कंडीशन क्या है, जब मैं इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था तब जाकर के मूवमेंट शुरू हुआ, एक्सेलरेट नहीं किया, क्या शुरू हुआ, एक्सेलरेट नहीं किया। अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है हमेशा, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, यानी कि एक्सेलरेशन अगर 0, F इज इक्वल्स टू ma, एक्सेलरेशन अगर 0 तो नेट फोर्स इज, मोरेवर ये जो फॉर्मूला होता है ना ma का, वो अब बुक्स में तो नहीं दिया रहता कहीं पे भी, लेकिन ऐसे आप हमेशा मान के चलो कि ये जो फॉर्मूला है ma का वो हमेशा एफ नेट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 तो एफ नेट 0, यानी कि नेट फोर्स 0, यानी कि इधर से हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो उधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 होगा, गॉट इट। एफ इज 20 न्यूटन, लेकिन 20 न्यूटन में हमने देखा कि हाँ वेलोसिटी अटेन हो गया, इस सब केस में तो ये मूव ही नहीं कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट ही 0 था इस सब केस में, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट होने लगा।
अब इस सब एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा, यहाँ पे एफ एफ 1 न्यूटन था, यहाँ पे 5 न्यूटन है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे 20 न्यूटन है। ये कैसे हो सकता है? सेम ही एफ एफ, सेम ही ब्लॉक, अलग अलग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ ऐसा होता है। क्यों होता है? जबकि यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि सर आपने तो कहा एफ एफ इज म्यू एस एन आर। हाँ म्यू एस एन आर होता है, लेकिन जो म्यू एस एन आर होता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है। वो बेसिकली वो चीज़ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, यानी कि बेसिकली इसलिए ये सारा फ्रिक्शनल फोर्स है और वो अलग अलग है, अलग अलग है, और हर एक केस में वो खुद को एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसीलिए पहली बात तो कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, खुद को ही एडजस्ट कर लेता है। अब ये जो वैल्यू है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। क्यों? अब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स है उस ब्लॉक के ऊपर, जिससे ज्यादा की अगर तुम फोर्स लगा दे, अगर उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा अगर तुम फोर्स लगा दो तो तुम बॉडी को एक्सलेट करा सकते हो। यानी कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब ये क्या है? ये खुद को एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, फिर भी एडजस्ट कर रहा है खुद को, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज गवर्न्ड बाय दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, उस न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो सकता, उस न्यूमेरिकल वैल्यू से कम फ्रिक्शनल फोर्स पॉसिबल है, लेकिन उस न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स पॉसिबल नहीं है। दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। मोरेओवर ये हम समझिए न्यूमेरिकल स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि बॉडी है 10 kg का बॉडी है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.2 है, और इधर से मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, आप बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? कम ऑन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी मैंने सब कुछ बता दिया आपको। सबसे पहले 10 kg का ऑब्जेक्ट है, यानी कि 100 न्यूटन वेट है, यानी कि NR इज 100 न्यूटन। अगर NR इज 100 न्यूटन तो FF इज FF लिमिटिंग इज 0.2, यानी कि 2/10 into 100, यानी कि 20 न्यूटन। अब आप अगर इसे आंसर दे दो तो आप गलत हो जाओगे। क्यों गलत होगे? देखते हैं। इधर से 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है, राइट, और उधर से आपने कैलकुलेट कर दिया 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या ये अनबैलेंस्ड सिचुएशन है? इधर से 5 न्यूटन, उधर से 20 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, यानी कि उधर से कुछ एफ नेट आ रहा है, जबकि मैं क्या देख पा रहा हूँ इस केस में, अगर जब मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा, और जबकि आपके अनुसार जब आपने फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन डाल दिया तब तो इधर की तरफ फोर्स लगाना चाहिए, तो पीछे की तरफ, यानी मैं उधर फोर्स लगा रहा हूँ, उधर की तरफ तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा, उल्टा पीछे की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं ऐसा पॉसिबल, क्योंकि अब ऐसा हुआ होता फिर तो, अगर ये बोर्ड है इस पे भी कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको ऐसे सीधा किया क्यों है, तो अगर ऐसा होता तो जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स जो भी टेबल का म्यू होगा, उस म्यू से अगर मैं बोर्ड के वेट को मल्टीप्लाई कर दूं एट दिस एंगल, तो क्या होगा? उतना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता ना, तो उतना फ्रिक्शनल फोर्स, फिर तो बोर्ड हमेशा पीछे की तरफ जाते रहता है। तो ये बोर्ड यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे इसलिए है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग। मतलब हम क्वेश्चंस में ऐसा देखते हैं, हमें ऐसा देखना पड़ता है क्वेश्चंस में कि क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू है फोर्स अप्लाइड की। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से फोर्स अप्लाइड कम है तो फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है हमेशा फ्रिक्शन। जैसे फोर्स अप्लाइड लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम था, 20 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन था, फोर्स अप्लाइड कम था, तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड के इक्वल हो जाता था हर एक केस में। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स अप्लाइड है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपने वैल्यू या फोर्स के बराबर के वैल्यू पे ही रहेगा। लेकिन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाइड है तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पे रहेगा।
ये 3 केस है, हमेशा याद रखिएगा फ्रिक्शनल फोर्स इसी से निकलता है, ऐसे कैसे भी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि तब क्या होगा, तो फिर मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि इन दैट केस अगर आप हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू को ही आप हमेशा डाल दो और फ्रिक्शनल फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो, सॉरी फोर्स अप्लाइड अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो, अगर फोर्स अप्लाइड आप उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो, तो फिर क्या होगा, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा बॉडी पे, तो दैट वुड कम एज बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण एक्सलरेट कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली कीप्स एवरीथिंग स्टिल, अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एंड दैट टू इक्वल द ऑब्जेक्ट, कुछ मैक्सिमम अमाउंट तक फ्रिक्शनल फोर्स लगा, उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगाओगे तो आप मूवमेंट कॉज कर रहे हैं, बट इन दैट केस ऑल्सो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम अमाउंट ही रहेगा, लेकिन आप फोर्स कम लगा रहे हो तो मूवमेंट नेट जीरो होने के लिए हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा फोर्स अप्लाइड के, ठीक है, ये कारण है। कम ऑन लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 1 kg ऑब्जेक्ट है, ये 2 kg ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नेट फोर्स इस पे 12 न्यूटन लग रहा है, इस पे नेट फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है, ऊपर वाले पे 2 न्यूटन इधर है, इस वाले पे इधर 12 न्यूटन है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कि सरफेस इज नॉट स्मूथ, यहाँ पे भी सरफेस इज नॉट स्मूथ, ठीक है, फाइंड एफ यानी फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स निकाल, अब मुझे एक बात बताइए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं नीचे वाले पे उधर की तरफ फोर्स लगाऊं तो क्या नेट ऊपर वाला भी उधर जा रहा है क्या? अगर मैं ऐसे रखूं, मैं नीचे वाले को उधर ले जा रहा हूं, तो ऊपर वाला भी क्या यहाँ था, ऊपर वाला अभी फिलहाल ऊपर वाला भी क्या आगे चला गया क्या? भले ऊपर वाले पे थोड़ा सा पीछे की तरफ फोर्स लग रहा हो, लेकिन फिर भी क्या वो आगे जा रहा है क्या? यानी कि ऊपर वाला भी नेट इधर की तरफ जा रहा है, सो दैट मीन्स दैट एक्सलेरेशन जो मेन ब्लॉक जो बेस ब्लॉक है उसका एक्सलेरेशन जितना है उतना ऊपर वाले का भी एक्सलेरेशन उतना ऊपर वाले पे भी नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, अब 12 न्यूटन का फोर्स है, अगर मैं इस पूरे चीज को एक सिस्टम मान के चलूँ, अगर इस पूरे चीज को अंदर की सारी चीजों को मैं भूल जाऊँ, इस पूरे को एक सिस्टम ले लूँ, तो पूरे सिस्टम पे इधर 12 न्यूटन का फोर्स है, यानी कि पूरे सिस्टम का मास 3 kg है, यानी कि एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए होता है, यानी कि 12 न्यूटन इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए, तो ए इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारे पास, बहुत अच्छी बात है, यानी कि सिस्टम का एक्सलेरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोरेओवर ऊपर वाले ब्लॉक पे तो उधर की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी कि इधर की तरफ अगर वो जा रहा है, एक्सलेरेशन इधर की तरफ हो रहा है और फोर्स हल्का सा उधर की डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि नेट उसका एक्सलेरेशन इधर है, यानी कि उसको इधर पुल कौन कर रहा है? उसको इधर पुल एक्चुअली में फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है, राइट। सो मोरेओवर अगर मैं सेकेंड इक्वेशन देखूं तो फ्रिक्शनल फोर्स का कुछ वैल्यू होगा, अगर मैं एफ नेट की बात करूं, अब केवल मैं पहले 1 kg वाले ऑब्जेक्ट को मैं अगर लूं तो एफ नेट इज फ्रिक्शनल फोर्स माइनस 2 न्यूटन, मोरेओवर एफ नेट इज एम ए, यानी कि एफ एफ माइनस 2 इज एम क्या है 1 kg, एक्सलेरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एफ एफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, सो एफ एफ इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, 6 न्यूटन आंसर आएगा। गॉट इट? चलते हैं एक और क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है, राइट, पूछ रहा है कि इस पे कितना फोर्स लगना चाहिए, 2 kg का ऑब्जेक्ट है, पूछ रहा है इस पे कितना फोर्स लगना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट उस अपने ही जगह पे रहे अगर म्यू का वैल्यू है 0.2, अगर म्यू का वैल्यू 0.2 है तो बताओ कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगना चाहिए कि ये अपने जगह पे रहे, ये गिरे नहीं, ठीक है।
ये दीवार है, दीवार पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने कितना फोर्स में दीवार पे लगाऊं अगर म्यू 0.2 है कि वो ऑब्जेक्ट गिरे नहीं, ठीक है। फाइंड एफ। चलिए वीडियो स्टॉप करके आप इसको बनाइए। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमेशा ऐसे डायग्राम्स में एफबीडी बनाना चाहिए। एफबीडी क्या होता है? ये है फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि पूरा का पूरा जो भी हमें क्वेश्चन दिया है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन, उस बड़े से क्वेश्चन को अलग अलग करके हमें हमेशा देखना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन के हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जिसकी की हम बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाले सारे फोर्सेस को हम देखते हैं और उस बॉडी डायग्राम में, उस डायग्राम में हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। बॉडी पे अप्लाई होने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यानी कि अगर मैं इस 2 न्यूटन की बात करूं, 2 kg ऑब्जेक्ट की, इधर से कुछ हो रहा है F, इधर से इसका कुछ वेट नीचे mg इसको धरती खींच रही है, इस ऑब्जेक्ट पे नीचे भी वेट लग रहा है, राइट। इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। मोर एवर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है इंटरफेस, यानी कि हमेशा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर लगता है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब हमें ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें? कि इसका नेट मूवमेंट 0 होना चाहिए, यानी कि एफ एफ इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए। मोर एवर एफ इज इक्वल टू एन आर होना चाहिए, है ना? पॉसिबल है। फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट। एफ एफ इज म्यू एन आर होता है बेसिकली, यानी कि अब इस केस में अगर मैं देखूं तो एन आर इज इक्वल्स टू एफ होना चाहिए। मोर एवर एफ एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा? एफ एफ क्या होगा? इट इज म्यू एन आर, राइट। मोर एवर म्यू एन आर इज इक्वल्स टू एम जी। वैल्यूज पुट करो, अब एन आर निकल जाएगा तो बस एफ निकल जाएगा, यानी कि म्यू का वैल्यू 0.2 इंटू एन आर इज इक्वल्स टू मास क्या है? 2 kg, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 न्यूटन, यानी कि एन आर इज 100 न्यूटन। तो बेसिकली हुआ क्या था फिर उस केस में? फिर हमारा F इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। ये एक्चुअली में 9th लेवल के क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं है, पर हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ही। तो यू हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर योर कॉन्सेप्ट्स। एन आर क्या होता है? एन आर इज परपेंडिकुलर हमेशा, तो वॉट एवर इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में एन आर फोर्स लगेगा, ठीक है। सो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन बनाने के लिए। हमें अभी इंक्लाइन प्लेन, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट, पुली कॉन्सेप्ट भी देखना है। स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया, टेंशन वाला। बेसिकली अभी हम अब देख, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अभी हम देखने जा रहे हैं टेंशन के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू डू पुली एंड देन एंड ऑफ द चैप्टर। एक क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है m2 एक मास है, वो कनेक्टेड है m1 मास से, ठीक है। m2 है दैट इज इक्वल्स टू 5 kg, m1 है दैट इज इक्वल्स टू 5 kg अगेन। कुछ एक्सलेरेशन हो रहा है इस कंडीशन में, एक्सलेरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस केस में मोर एवर हम m1 को खींच रहे हैं 30 न्यूटन से, तो बोल रहा है फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन, फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सॉल्व करें इसे। मैं भी इसे सॉल्व करता हूं। अब सी, बेसिकली अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लूं, मतलब m2 और m1 का पूरा एक सिस्टम मान लूं, तो क्या होगा?
10 kg होगा, यानी कि 30 न्यूटन जो फोर्स अप्लाइड है, यहाँ से कुछ एफ के होगा, कुछ फोर्स अप्लाइड, राइट। यानी कि नेट क्या हो रहा है यहाँ पर, नेट हो रहा है हमारा, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूँ तो 10 kg है पूरा, 30 न्यूटन उधर लग रहा है, इधर फोर्स काइनेटिक लग रहा है, यानी कि 30 न्यूटन माइनस फोर्स काइनेटिक इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 30 न्यूटन माइनस एफ के इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, तो एफ के इज 20 न्यूटन। आगे यहाँ से इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इस पर। चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रिंग से कनेक्टेड। इस क्वेश्चन में आपको टेंशन के एग्जांपल्स मिल जाएंगे अभी जो हम करने वाले। क्वेश्चन देखते हैं। तीन ऐसे मास हमने लटका दिए सीलिंग से, ठीक है। एक का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 2 kg, तीसरे का मास है 3 kg। यहाँ का कुछ टेंशन है T3, यहाँ का कुछ टेंशन है T2, इस स्ट्रिंग का कुछ टेंशन है T1। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमें बोला है फाइंड करने डायरेक्टली T1, T2, T3। अब बताओ कैसे सॉल्व होगा। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं 3 kg मास को FBD में लेता हूँ। 3 kg मास है, नीचे की तरफ उसका mg लग रहा है यानी 30 न्यूटन, ऊपर की तरफ T1 लग रहा है और कुछ नहीं है। मोरओवर हमें ये भी दिया है कि ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सीलिंग से लटका हुआ तो एक्सेलरेशन 0 ही होगा। तो यानी कि अब और कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, मोरओवर एक्सेलरेशन 0, यानी कि T1 इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन, जो कि कैंसिल करके मूवमेंट 0 कर दे रहा है। तो T1 तो हमारा फाइंड हो गया 30 न्यूटन। मोरओवर अब मैं 2 kg मास को लेके चल रहा हूँ। 2 kg मास है, अच्छी बात है। इसका इधर mg भी लग रहा है। मोरओवर हमने ये भी कहा है आपको, अभी जस्ट मैंने कहा है कि अगर मैं 2 kg और 3 kg मास को लूँ तो जो T1 यहाँ से लग रहा है वही T1 ऊपर वाले पॉइंट्स पे भी लगेगा नीचे की तरफ। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई स्ट्रिंग है, राइट, जो नीचे वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वही ऊपर वाले पॉइंट पे नीचे की तरफ भी फोर्स लगेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंशन एक्ट करते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है थ्रू विद दिस स्ट्रिंग, यानी कि नीचे की तरफ T1 लग रहा है और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है हमारा T2 लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, यही है हमारा फोर्स, और कोई फोर्स एक्ट हो ही नहीं रहा है इस केस में। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर T1 लग रहा है, इसका वेट है नीचे, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नीचे T1 लग रहा है, T2 ऊपर T1 नीचे और mg। बस इक्वेट कर दो, बस T2 इज इक्वल्स टू mg प्लस T1, क्योंकि कैंसिल होने हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। mg हो गया 20 प्लस T1 हो गया 30, क्योंकि हमने पहले ही फाइंड कर रखा है। तो T2 हो गया 50 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। अब T3, सिमिलरली हम T3 क्या कहेंगे, ऊपर T3 नीचे mg, इस पॉइंट से नीचे T2, यानी कि अगेन T3 इज इक्वल्स टू mg प्लस T2, यानी कि T3 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, क्योंकि 1 kg का 10 न्यूटन प्लस T2 हमें पता है 50 न्यूटन है, क्योंकि 60 न्यूटन। ठीक है, इसी हमारा 60 न्यूटन आ गया। गॉट इट। सो ऐसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज हमने सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स किए हैं, व्हाटएवर फंडामेंटल नहीं कहूँगा मैं, फंडामेंटल भी किए हैं, साथ में लेवल वाले क्वेश्चंस भी किए हैं। तो today we have completed force, what is force, inertia, what is momentum, what is the quantitative definition of force, momentum का formula क्या होता है, inertia होता क्या है, directly proportional to mass है inertia। हमने momentum किया, फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम किया, mv होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स किए, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, बैलेंस, नॉन बैलेंस फोर्स, एंड देन वी स्टडीड अबाउट टेंशन इन द स्ट्रिंग,
वो कैसे कैसे एक्ट होता है, वी स्टडीड अबाउट फ्रिक्शन एंड मोर एवर हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस किए एंड दैट क्वेश्चन जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए ना वो समझ के चलो बहुत हाई लेवल के 9th के लिए। सो आपको स्कूल एग्जाम्स में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। मोर एवर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हो तो दैट ऑल्सो आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ये सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के ही हैं। तो ईजिली आप सारे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। सो अगर आप वीडियो से आपको अगर कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट रह गया हो जिसमें आपको डाउट हो रहा हो, आप वापस से उस कॉन्सेप्ट पे जाएं, उस कॉन्सेप्ट को फिर से देखें, सो दैट बिकॉज 9th एक ऐसा लेवल है जहाँ की अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता रहेगा 10th 11 में। सो आप वापस से उस कॉन्सेप्ट को जा करके देख लें, एक बार 2-3 बार 4 बार देख लें, जब क्लियर हो जाए तब जा करके इस कॉन्सेप्ट को छोड़ें। क्योंकि NLM ऐसा है जो कि 11th 12th में तो भरा रहेगा, मतलब पूरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स है एक, तो 11th 12th में आपको बहुत हेल्प करेगा चैप्टर। इसका कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप छोड़े नहीं, हर एक चीज़ पे मास्टरी। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं इंक्लाइन प्लेन, लिफ्ट, पुली, पुली में टेंशन। अभी तो हमने केवल सीलिंग से लटकाया, अभी हम पुली में टेंशन देखेंगे। मोreover हम लिफ्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, लिफ्ट में पुली रखा हो तो क्या होगा, अगर लिफ्ट ही पुली हो तो क्या होगा, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे पुली रखा हो तो क्या होगा, नॉर्मल प्लेन पे पुली रखा हो तो क्या होगा, एक पुली होगा स्ट्रिंग से लटका होगा, अगर कम्बिनेशन ऑफ पुलीज होगा तो क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ मासेस पुली पे होगा तो क्या होगा। सो ऐसे जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डीप क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।